तो संघ प्रमुख के बयान पर चर्चा करने से पहले हम आपको अपने मेहमानों से परिचित करवा देते हैं, जिनसे आज इस खास मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर नवीन कुमार जी, जो बारीकी से इस पूरे मसले पर नजर रखे हुए हैं, तमाम पहलुओं पर बारीकी से समझाएंगे हमें। और इनके अलावा हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार रामाकृष्णन जी, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और उनके अलावा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे अनिल नरेंद्र जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ब्रिजेश कलप्पा कांग्रेस के हमारे साथ नेता मौजूद रहेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे राकेश शर्मा जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि बेंगलुरु में संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में मोहन भागवत ने कहा कि कभी भी संघ कार्यकर्ता मर्यादा ना भूलें और व्यक्ति केंद्रित अभियान से दूरी बनाए रखें। भागवत जब ये भाषण दे रहे थे उस समय बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी प्रतिनिधि सभा में बैठक में मौजूद थे। आपको दिखाते हैं क्या कहा संघ प्रमुख ने अपने इस भाषण के दौरान। उन्होंने कहा कि हमारा काम राजनीति करना नहीं है, कई बार हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपस में विरोधाभासी लगते हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए काम करते हुए स्वयंसेवकों को यह ध्यान रखना है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है, हम राजनीति में नहीं है, हमारा काम नमो नमो करना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य के लिए काम करना है, हमारी अपनी मर्यादा है और हमें मर्यादा नहीं तोड़नी है। इस समय सवाल ये नहीं कि कौन आना चाहिए, बड़ा सवाल यह है कि कौन नहीं आना चाहिए। और संघ प्रमुख के इस बयान के बाद ही कई सवाल खड़े हो गए हैं और इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब ये बयान सामने आया और इसको लेकर सवालों की झड़ी लगी तो संघ की तरफ से सफाई भी आई। संघ प्रवक्ता राम माधव ने मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया। राम माधव ने कहा कि भागवत के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि संघ का लक्ष्य मुद्दों पर केंद्रित है, जबकि पार्टी का अपना लक्ष्य होता है। तो पहले बयान आया संघ प्रमुख की तरफ से और उसके बाद संघ की तरफ से इस बयान को लेकर सफाई भी आ गई। लेकिन इस बयान के बाद सवाल कई खड़े हुए हैं। सवाल ये सबसे अहम यहां पर हो जाता है कि आखिर चुनाव से ऐन पहले संघ प्रमुख को यह कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी। और आपको बता दें कि इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे जिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर के दुबे भी। उनसे भी हम तमाम पहलुओं पर रोशनी चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं डॉक्टर कुमार रामाकृष्णा का, जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। कुमार साहब, आपको क्या वजह नजर आती है कि चुनाव से ऐन पहले वो संघ जिसने मोदी को प्रोजेक्ट किया था, वो आरएसएस प्रमुख जो कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि बूथ लेवल तक मौजूदगी को दर्ज कराएं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वोटिंग हो और बीजेपी का आना सुनिश्चित हो, आज वहीं से ये लक्ष्मण रेखा खींची जा रही है, आखिर क्यों? देखिए, पिछला 2 महीने से आज जो आप देखेंगे, जो नरेंद्र मोदी का जो कैंपेनिंग अभियान जिस ढंग से चलाया जा रहा है और जिस ढंग से चल रहा है और उनका जो लोकप्रियता जितना बढ़ता जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो आगे निकल गया है और बीजेपी और आरएसएस पीछे छूट गई है। और इसका दूसरा आप देखेंगे कि सतह पे जो है जो सीनियर जो लीडरशिप है उसको कहीं ना कहीं क्राइसिस का दौर नजर आ रहा है। आप खास करके देखेंगे कि मुरली मनोहर जोशी का बनारस का टिकट लेकर के जो कुछ भी मचा हुआ है घमासान कि वहाँ से मोदी लड़ेंगे और ये लड़ेंगे, और इस तरीके से आप देखें जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के पुराने, चाहे अडवाणी जी हो चाहे जोशी जी हो, उनकी लग रहा है कि पिछला 1.5-2 महीना से। कुमार साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि संघ प्रमुख को शायद ये बात परेशान कर रही हो कि सोच के अंदर व्यक्तिवादी सोच नहीं होनी चाहिए, चीजें केंद्रित वहां पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम सोच की बात करते हैं, अगर हम विचार की बात करते हैं, तो शिफ्ट तो संघ में भी नजर आता है। हम गुरु गोलवलकर से देखें, जो शुद्ध रूप से सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रखना चाहते थे संघ को, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और मोहन भागवत तक आते आते अब एक पॉलिटिकल जो रूप है वो भी सामने आ रहा है, एक प्रैग्मेटिक सोच, प्रैग्मेटिज्म का जिसको हम कह सकते हैं कि नाम दिया जा सकता है, कि भागवत की सोच में वो नजर आता है। क्या इस प्रैग्मेटिक सोच में ये डर भी शामिल है कि कहीं सत्ता का चरित्र संघ को भी ना बदल दे? एक डर ये भी है क्या? सत्ता का चरित्र संघ को ना बदल दे, इसका डर तो सबसे ज्यादा है। लेकिन उससे भी ज्यादा डर है कि जो पिछला जो आप देखेंगे कि वाजपेयी जी के कार्यकाल में वाजपेयी जी संघ से कहीं आगे निकल गए थे जी, और आडवाणी जी का देखेंगे तो आडवाणी जी का भी एक दौर आया कि वो भी संघ के विचारधारा से आगे निकल गए। और यहाँ तक कि पाकिस्तान में जाकर के जब वो स्टेटमेंट जब देते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है सेकुलर व्यक्तित्व था उनका, तो ये कहीं ना कहीं संघ के विचारधारा से बहुत दूर जाने की बात थी। तो इसका जो है खामियाजा आडवाणी जी को भुगतना पड़ा और उनको अपोजिशन के लीडर से इस्तीफा देना पड़ा। जी अनिल जी, अनिल जी की प्रतिक्रिया जी यहाँ पर। जी, मैं इसमें बड़ी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस प्रकार से आरएसएस प्रमुख ने कहा, उसका कहीं ये कारण तो नहीं क्योंकि उनका काडर तो एक संगठित काडर है।
उसको एक संदेश जाएगा, वो कुछ समय में उनके सभी कार्यकर्ताओं तक, स्वयंसेवकों तक पहुंच सकता है। लेकिन इसके पीछे ये तो कारण नहीं है कि एक बहुत बड़ी तादाद में वो वोटर है जो संघ के साथ कभी नहीं जुड़ा, जिसको मुस्लिम समुदाय के लोग भी कहते हैं। क्या उनको भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के पक्ष में लाने के पीछे की रणनीति है? निश्चित रूप से नवीन जी, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, क्योंकि आज ही मेरे से किसी एक मुस्लिम नेता की बात हो रही थी, तो वो कह रहा था हम स्वागत करते हैं भागवत जी का बयान का। देखिए, भागवत जी के बयान के पीछे चेतावनी भी थी और संदेश भी था। पहले बात करता हूँ चेतावनी की। चेतावनी उन्होंने दी, वो जो जिनको दी वो व्यक्ति वहाँ पर मंच पर मौजूद थे। ये सारा सिलसिला मुझे ऐसा लगता है कि ये वाराणसी और लखनऊ की सीटों पर जो विवाद पैदा हुआ जी, उससे कुछ भागवत जी चिंतित नजर आए। और ये चिंता क्यों? क्योंकि बात ये है कि वो इस टाइम, देखिए हो क्या रहा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का ग्राफ जब बढ़ता है तो कोई ना कोई बीजेपी के अंदर से ही ऐसी प्रतिक्रिया स्वरूप बयान आ जाता है या विवाद आ जाता है कि वो ग्राफ फिर नीचे आ जाता है। जी, इससे संघ चिंतित है, क्योंकि संघ डेफिनेटली बीजेपी की सरकार चाहता है। संघ के अंदर आपने एक बड़े अच्छे पॉइंट बताई, संघ के अंदर भी कुछ लोग दुकानदारी चला रहे हैं, उनको भी चेतावनी देना मोहन भागवत जी के लिए ज़रूरी था कि आप किसी पक्ष में मत आइए, किसी पक्षपात में मत करिए, आप अपनी जो हमारे जो आइडियल्स हैं, हमारे जो विचारधारा है। अनिल जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा ये तो कि नहीं, क्या मैं जी, जी, इसी विषय में बता रहा हूँ। अनिल जी, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं, जो पिछले कुछ समय में एक रिपोर्ट्स आई कि संघ में बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से लोग अब राजनीतिक लोगों को टिकट दिलाने के लिए उनकी लॉबिंग कर रहे हैं, क्या इसके पीछे वो वाला एक बड़ा कारण तो नहीं? निश्चित रूप से देखिए, मैं इसमें कोई वो नहीं है, मैं तो खुलेआम भी कह सकता हूँ कि वहाँ पर जो मौजूद लोग थे, संघ संचालक का इशारा पार्टी अध्यक्ष पे था, क्योंकि ये सारा जो विवाद हुआ, चाहे वो वाराणसी का हुआ और चाहे वो लखनऊ का हुआ, ये सारे विवाद के पीछे कहीं ना कहीं श्री राजनाथ सिंह की भूमिका है और उनका इशारा बड़ा स्पष्ट था। और वहाँ पर भी संघ के एक प्रतिनिधि के रूप में बीजेपी के कोऑर्डिनेट करने के लिए श्री रामलाल हैं जी, वो भी मौजूद थे वहाँ पर मंच पर। तो ये कोई साधारण बयान नहीं था, ये बहुत दूर का सोचा हुआ बयान। नहीं, मैं अनिल जी यहाँ पर जो आपसे सवाल करना चाह रहा था वो ये कि क्या संघ को ये डर है कि जो उसके अपने वैचारिक गढ़ हैं, खासकर मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा बनारस का, वो संघ का एक वैचारिक गढ़ है, शुरुआत से रहा है। क्या संघ को ये डर है कि अगर मोदी का इन्फ्लुएंस वहां पर जाता है तो इसका मैसेज एट लार्ज संघ के लिहाज से बहुत नेगेटिव हो सकता है, और शायद जिस तरीके से व्यक्ति केंद्रित चीजें उनको नजर आ रही हैं उसमें चापलूसी वाला एंगल भी है, उसमें चाटुकारों की भी भरमार हो सकती है, उसमें सत्ता लोलुपता भी एक डर हो सकता है संघ के अंदर कि संघ जिसमें कि युवा काफी, अब जिसको कहा जा रहा है कि युवा जुड़ने से परहेज कर रहा है, संघ की युवा काडर में उतनी पैठ नहीं बन पा रही है, तो क्या एक ये भी डर संघ को सता रहा है, लिहाजा उसके लिए पहली एक लक्ष्मण रेखा खींची जा रही है यहाँ पर? देखिए, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ जी, और ये बड़ा अच्छा प्रश्न है इन दिस सेंस कि देखिए, यही संघ है जी, जिन्होंने आडवाणी जी जैसे नेताओं को लाइन हाजिर करने के लिए बीजेपी के कुछ नेताओं का इस्तेमाल किया। आज संघ को ये भी चिंता है कि मोदी जी बहुत ऊपर उठ रहे हैं। जी, मोदी जी ने गुजरात में ये साबित कर दिया कि ना संघ की उन्हें परवाह है, ना विश्व हिंदू परिषद की परवाह है, तो वो इन्हें ये डर है कि कल को हमको ही ना इररेलेवेंट बना दे। जी, इस पे ना अनिल जी, चर्चा में आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछना, लेकिन सबसे पहले अपन ब्रजेश जी के पास चलते हैं जी, और उनसे पूछ लेते हैं कि क्या मोहन भागवत का जो ये बयान है, आपको लगता है कि क्या अपने काडर के लिए है या फिर उन लोगों के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं हो सकते, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लिए? आप किस नजर से देखते हैं?
जी देखिए, पहली बात यह है कि मोदी और संघ का जो रिश्ता है वो इतना खूबसूरत रिश्ता नहीं है। ये पहले से भी जो है, जैसे संजय जोशी को कांग्रेस ये बीजेपी में जो जैसे कुचला गया, मोदी साहब ने जो कुचला था, तो उसका एक उदाहरण है। दूसरा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने एक तो आरएसएस को जो बैन किया था और कांग्रेस प्रेसिडेंट था, उनका एक वो जो स्टैचू निर्माण करना, बल्कि इनको करना था दीनदयाल उपाध्याय का या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का या के.एस. हेडगेवार का या किसी संघ का या बीजेपी का कोई बड़े नेता का इन्होंने एक स्टैचू जो खड़ा करना था। उन्होंने कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट का स्टैचू निर्माण किया। लेकिन ये सब डिफरेंसेस के बावजूद भी जब मोदी साहब के पास इतना पैसा है कि देखिए उनका तो देखिए, आप तो जानते हैं कि गुजरात एक प्रोहिबिशन स्टेट है, और प्रोहिबिशन स्टेट होने के नाते यहां तो एक बूंद शराब नहीं मिलना चाहिए, लेकिन शराब का वहां पे बरसात है, वहां पे जो मर्जी आपको शराब मिलेगा। इसका एक छोटा सा वो है, सीक्रेट है कि आप थोड़ा मोदी ब्रजेश लौटते हैं आपके पास। सीधे हम रुख करेंगे राकेश शर्मा, बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल स्टूडियो से हमारे। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संघ प्रमुख की एक टिप्पणी आई है और उस टिप्पणी को लेकर तमाम उसके मायने समझने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। क्या लगता है आपको, संदेश केवल मोदी के लिया है या फिर पार्टी के अंदर एक बड़ी जमात ऐसी है जिनके लिए लक्ष्मण रेखा खींच रहे थे संघ प्रमुख? आनंद जी, पहले तो माननीय परम पूज्य संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के विचारों को गंभीरता से अगर देखा जाए और सोचा जाए जी, तो मोहन भागवत जी ने जो बात कही, जो लाइन दी आज देश के सामने, वो उनने अपने प्रतिनिधि सभा में दी थी। वहां संघ के सब लोग, वहां पर राजनाथ जी भी मौजूद थे, वहां पर राजनाथ जी भी मौजूद थे, वहां पर संगठन महामंत्री रामलाल जी भी मौजूद थे। आते वो संघ से ही है लेकिन फिलहाल बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और वहां पर राजनाथ जी भी मौजूद थे। और उसी प्रतिनिधि सभा की बैठक में ये मसले भी उठे थे कि बनारस की सीट फाइनल नहीं हो पा रही है, उसी में ये मसला उठा था कि लखनऊ की सीट फाइनल नहीं हो पा रही है। कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघ से अलग नहीं है। नहीं आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघ से अलग नहीं है। संघ हमारी मातृ संस्था है। शुरुआत आपने बात की ऐसे की कि प्रतिनिधि सभा की बैठक थी संघ की, लिहाजा चीजें अलग नजरिए से देखी जाए। माधव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जो लाइन थी, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं आनंद जी कि संघ एक राष्ट्र भक्त संगठन है। राष्ट्र के परम वैभव पे ले जाने के लिए वो प्रयास कर रहा है, तो संघ की प्राथमिकता राष्ट्र पहले जी। राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, और हमारे सब कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज नमो नमो कर रहा है। चलिए ठीक है जी, तभी बात करते हैं जो हमारे डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर हैं के दुबे से। जी दुबे, क्या आप समझते हो कि जो इस बयान के बाद की स्थिति है उससे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं में क्या मनोस्थिति है? देखिए, स्वाभाविक तौर से एक संकेत गया है कि जिन लोगों को लगता था कि नरेंद्र मोदी के सामने नमो नमो जपने से उनके नंबर बढ़ जाएंगे, या उनको लगता था कि जब अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो खाली नरेंद्र मोदी की कैबिनेट चलेगी, तो ऐसा संभव नहीं है। तो एक संकेत दिए हैं संघ परिवार ने, खासतौर से मोहन भागवत ने प्रतिनिधि सभा में, कि जो यहाँ से संदेश जाएगा वही कार्यकर्ताओं का होगा। तो अगर कार्यकर्ता या फिर कोई दूसरे बड़े नेता या छोटे नेता ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी संघ से ऊपर हो गए, तो उनकी गलतफहमी दूर होनी चाहिए। संघ का अनुशासन और संघ का संकेत और संघ का डंडा सब पे रहेगा, सब पे बराबर चलेगा। तो ये साफ तौर से संकेत है नरेंद्र मोदी के लिए कि नमो नमो जो चाय या नमो नमो मंत्र या नमो नमो होली आ रही है तो गुलाल चलेगा, उसको कहीं ना कहीं से विराम लगना चाहिए। दुबे, क्या ये माना जाए कि बीजेपी ही संघ के दरवाजे पर अपने अंदरूनी विवादों को ले गई? क्योंकि पहले बनारस को लेकर बात उठी, फिर लखनऊ का मसला आ गया, अब कानपुर को लेकर अंतर्विरोध सामने आ रहे थे, और बीजेपी अपने बूते, क्योंकि मोदी का ऑरा ऐसा हो गया कि बीजेपी अपने बूते इस पूरे विवाद को सुलझाने की स्थिति में खुद को नहीं पा रही थी, लिहाजा संघ के दरवाजे पर ले गया और वहां पर इशारा संघ से मिल गया कि करना क्या है।
बिल्कुल स्वाभाविक तौर से उन्होंने कहा कि पहले संघ है, उसके बाद पार्टी और फिर उसके बाद व्यक्तित्व है। तो एक जो मुरली मनोहर जोशी का बनारस से हटना, राजनाथ सिंह की उनसे के प्रकार से कहा सुनी होना, उसके बाद ये कहना कि लखनऊ से लालजी टंडन का बागी तेवर दिखला देना, कानपुर से कलराज का कहना कि मैं तब जाऊंगा जब मुझे खासतौर से नरेंद्र मोदी कह देंगे, लालजी टंडन कहेंगे कि मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए सीट खाली करूंगा और किसी के लिए नहीं करूंगा। तो ये सब झगड़े संघ परिवार कम से कम 1.5 महीने से देख रहा था और उस पर कम से कम एक प्रकार से अंदरूनी तरीके से राय दे रहा था। पिछले दिनों संघ के बड़े नेता आए, दिल्ली में उन्होंने नेता से मुलाकात करी और ये कारण रहा कि आज जो है मोहन भागवत को ये बयान देना पड़ा और साफ तौर से संकेत दिए गए कि जो निर्णय अब बीजेपी में होंगे वो कहीं ना कहीं से संघ की सलाह के बगैर नहीं होंगे। जी दुबे, क्या इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि अगर मुरली मनोहर जोशी के संदर्भ में बात समझी जाए कि रज्जू भैया से पुराना एक काफी गहरा नाता रहा है और एक अच्छी पकड़ जोशी जी की मानी जाती है संघ में, तो चीजें जब जोशी जी तक जाकर पहुंचती हैं तो संघ को भी लगा कि नाक तक पानी आ गया है, लिहाजा थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज करना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि नरेंद्र मोदी को एक प्रोजेक्ट करके सामने कहा गया कि ये प्रधानमंत्री के हमारे उम्मीदवार हैं। नरेंद्र मोदी आनन फानन में बिल्कुल सभाएं कर रहे हैं, जिस प्रकार से भीड़ आ रही है उससे कम से कम अब संघ को ये लगने लग गया था कि बड़े नेता, खासतौर से ये संकेत जा रहा था कि लालकृष्ण आडवाणी को तवज्जो नहीं मिल रही है, मुरली मनोहर जोशी को तवज्जो नहीं मिल रही है, सुषमा स्वराज के बगैर हरियाणा के होने के बावजूद जो है एक तमाम गठबंधन ऐसे हो रहे थे जो कि बीजेपी पे ही सवाल उठा रहे थे। तो ये कारण रहा कि अब संघ को ये लगने लगा कि अब अगर ज़्यादा देर करेंगे तो जो ये माहौल बना है कार्यकर्ताओं में एकजुटता है, ये खासतौर से संघ के कार्यकर्ताओं जो अपना एक टेम्पो हाई करके चले हैं, मैदान में उतर रहे हैं, वो नर्वस हो जाएंगे। क्या डॉक्टर कुमार, जो जैसे कहा गया, जो स्थिति आप देख रहे हैं इसके अंदर लगता नहीं कि संघ को ये इंटरव्यून इसलिए भी करना पड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि सारा कुछ नरेंद्र मोदी के नमो नमो में सब कुछ बह जाए? एकदम आपने बिल्कुल सही फरमाया है, क्योंकि संघ हमेशा चाहता है कि बीजेपी जो है व्यक्ति केंद्रित नहीं होकर संगठन केंद्रित पार्टी रहे और उसमें सभी की चले। अब पिछला कुछ दिन से और थोड़ा ध्यान आप दीजिए कि जितने भी सीनियर लेता है, चाहे लालजी टंडन हो वो भी अब बयान दे रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी भी दबे जुबान से बोल रहे हैं, आडवाणी जी तो कभी कभी खुलम खुला बोल दे रहे हैं। और ये लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये बोल तभी रहे होंगे जबकि कहीं ना कहीं से संघ का भी हाथ इनके माथे पे होगा। ऐसे नहीं बोल सकता कोई भी, मुझे पता है कि जब तक संघ की तरफ से इनको नहीं मिले। और आज जो नरेंद्र मोदी की स्थिति है, एक जमाने में वो आडवाणी की स्थिति थी संघ में, एक जमाने में मुरली मनोहर जोशी की स्थिति थी। आप याद कीजिए आज से 10 साल 15 साल पहले का जो राजनीति था, जब बीजेपी जब 2 सीट पे थी, उसके बाद जो रिवाइव किया, तो संघ ये चाहता है कि जो मेरा पुराना नेता है उसको भी कम से कम इज्जत मिले। क्या राकेश जी, आपको लगता नहीं कि इस प्रकार से आरएसएस को केवल भारतीय जनता पार्टी, कहीं संघ के सभी कार्यकर्ता नमो में ना हो जाए, भाजपा में ना हो जाए, इसीलिए ये बयान देना पड़ा? अंतर्विरोध है क्या बीजेपी में? आडवाणी जी का बयान आता है, सुषमा जी कुछ कहती हैं, बीजेपी में घुटन हो रही है क्या नेताओं को? और या फिर उनको कोई और मंच नहीं मिल रहा अपनी बात कहने के लिए, इसलिए वो संघ के दरवाजे पे गए हैं? अनंत जी, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। नहीं अनंत जी, मैं एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। आज अगर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, गोवा का निर्णय सामूहिक था क्या? बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में जब नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, क्या वो निर्णय सामूहिक था? गोवा में आडवाणी जी गए नहीं, गोवा में यशवंत सिन्हा से पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए, उन्होंने कहा मुझे नमूनिया नहीं हुआ है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में नहीं गए आडवाणी जी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अपने करियर में पहली बार बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं हुए वो, और आप कह रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र है, पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की बात है। अनंत जी, मैं आपको आप अनंत जी माननीय आडवाणी जी के अभी का बयान सुनिए, जिसमें माननीय आडवाणी जी ने अभी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी वन मैन आर्मी होती जा रही है। अभी का बयान है, अच्छे प्रधानमंत्री, अभी का बयान है, अभी का बयान है राकेश जी, अभी का बयान है, पार्टी वन मैन आर्मी होती जा रही है। कीजिए, ये माननीय आडवाणी जी कह रहे हैं आज, पहले क्या हुआ उस पर न जाके अभी वर्तमान में जो उस पर भी विचार करिए, ये भी जरूरी है वर्तमान में क्या हो रहा है। चलिए राकेश जी, लौटेंगे आपके पास। यहाँ पे मैं अनिल जी का रुख करता हूँ। अनिल जी, अभी एक बात बहुत अहम कही थी कुमार साहब ने, वो ये कही कि जो बीजेपी की पूरी हिस्ट्री रही, अगर उसको हम देखें तो एक परंपरा रही है। आडवाणी जी ने जिस तरीके से पार्टी को एक मोमेंट का आधार दिया, उसके बाद 2 फेस लेकर पार्टी आगे बढ़ी, एक हार्ड लाइनर, एक सॉफ्ट लाइनर। संघ प्रमुख का ये बयान क्या उस दिशा में एक और कदम है? ये पोस्ट पोल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर दिया गया बयान है कि अगर मोदी के नाम पर चीजें नहीं बदलती हैं, बीजेपी के समीकरण माफिक नहीं होते हैं, तो पहले ही उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी और यहीं से एक डार्क हॉर्स की भूमिका भी तैयार हो जाती है।
कि भविष्य में एक और चेहरा सामने आ सकता है, वो चेहरा कौन होगा? देखिए, ये अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इट इज़ लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। चुनाव में कितनी सीटें आती हैं, जी, उस टाइम क्या पोजीशन बनती है, बीजेपी अपने दमखम पे सरकार बना सकती है, नहीं बना सकती। हो सकता है बीजेपी शॉर्ट रह जाए जी, और किसी ऐसे सर्वमान्य चेहरा को आगे लाना पड़े जो कि पूरा एनडीए का छतरी में सबको ला सके, जो जिनमें से कुछ को शायद मोदी जी स्वीकार ना हों। जी। तो ये अभी इट इज़ लिटिल अर्ली टू से, मेरी राय में। आई थिंक वील हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट कि क्या आता है, कितनी सीटों पे बीजेपी आ। क्योंकि संघ प्रमुख ने बात कही है तो पृष्ठभूमि भी है और इसका भविष्य भी है। हाँ। ये बात यहीं पर नहीं रुकेगी। बिल्कुल ठीक, ये बात आप इससे स्वीकार करेंगे, शायद इसको आप मानेंगे, इस बात को, इसका भविष्य भी है इस बात का। मानता हूं। चलिए सीधे हम रुक करते हैं। हमारे साथ ब्रजेश जी भी मौजूद हैं इस चर्चा में। ब्रजेश जी, जो हालात फिलहाल हैं, अगर संघ प्रमुख को कहने की जरूरत पड़ रही है कि नमो नमो ना जपें, तो कांग्रेस की तो बांचें खिल रही होंगी। नहीं, बात यह है कि देखिए, आप रीसेंट सर्वेस में देखेंगे कि कांग्रेस का ग्राफ उठ रहा है और बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। अंग्रेजी में एक वर्ड है उसके लिए, उसको बोला जाता है ग्लास सीलिंग। ये बीजेपी का जो लीडर है आज का, जो नरेंद्र मोदी है, उनके लीडरशिप में बीजेपी एक ग्लास सीलिंग को वो पार नहीं कर पा रहे। यानी कि देखिए, उनका जो है 150, 160, 170 सीट के आसपास ही घूम रहा है, बल्कि वो नंबर्स बढ़ नहीं रहा। अच्छा ब्रजेश जी, उनको जो आप अभी वो कांग्रेस एहसास का हो रहा आप है ग्राफ बढ़ता हुआ बता रहे हैं, उसके कोई मापदंड है? किस प्रकार से बढ़ रहा है? या आप समझते हैं कि राहुल गांधी जनता में प्रभावी होते जा रहे हैं, या कोई और कारण समझते हैं आप? नहीं, देखिए, राहुल गांधी का एक वजह से, देखिए, राहुल गांधी को अब 10 साल का जो इनकम्बेंसी उनके बोझ पे डालना जो है थोड़ा मुश्किल ही लगता है। उसकी तो बात ही नहीं कही, उसकी राहुल वो जी बात जो आप है, कह रहे हैं। मैंने उसकी बात नहीं की कि जो राहुल गांधी का 10 साल का जितना फेलियर सरकार करा है वो उनके ऊपर डालने की बात नहीं कही। मैंने तो केवल इतना आपसे पूछा कि किस तरह से आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है या फिर राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है? नहीं, राहुल गांधी का लोकप्रियता पहले से भी था, वो उस पर कोई शक नहीं है। देखिए, आप जहां भी जाते हैं आप देखेंगे कि क्राउड का रिएक्शन से पता चल जाता है कि भाई वो कितना लोकप्रिय है या नहीं है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का एक दूसरा ही एक रिएक्शन है जो पब्लिक से आता है। लेकिन अब जो है कांग्रेस का ग्राफ जो है अंडर राहुल गांधी, बिकॉज अब तो ऑब्वियस हो गया है कि राहुल जी हमारा कैंपेन का चीफ होंगे, राहुल जी हमारा एक लेकिन जहां जहां राहुल गांधी गए ब्रजेश जी, पहले चाहे अब इन 4 राज्यों की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, इससे पहले भी वो जहां भी गए वहां पर वो उन जो भीड़ थी उसको मतों में तब्दील नहीं कर पाए, और इसलिए वैसे ही ग्राफ बढ़ रहा है कि भीड़ बहुत सुनने के लिए आती है। या फिर तब तो कर्नाटक में क्या हुआ था? कर्नाटका में आप सब समझते हैं कि येदियुरप्पा का फैक्टर बड़ा काम किया। येदियुरप्पा बिल्कुल अलग थे, येदियुरप्पा ने अलग से चुनाव लड़ा, वो एक डिफरेंट फैक्टर था। लेकिन आप राजस्थान की क्या बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के विषय में क्या बात करेंगे, मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहेंगे? जी, वो तब तो स्टेट इश्यूज होता है ना, तब तो स्टेट इश्यूज होता है। अगर आपके आर्ग्यूमेंट में हम जाएं तो कर्नाटक में हमको जीतना नहीं चाहिए था। तो उपचुनाव जो लोकसभा के उपचुनाव हुए उसके अंदर कांग्रेस को अपनी सीटें क्यों गंवानी पड़ी? 12 में से 3। कर्नाटक में तो हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा लोकसभा के जो आपका स्टेट के अंदर स्टेट का इश्यू हुआ, लोकसभा की जो 12 सीटों का उपचुनाव हुआ था उसके अंदर केवल आपको 3 सीट मिली, कांग्रेस की अपने हाथ से भी सीटें चलेगी, वो कारण क्या था? नहीं, वो तो ठीक है, वो स्टेट इश्यूज पे ही जाता है ना। देखिए, अब दोनों इलेक्शन अगर साथ साथ चलता है तो वोटर्स जो है यूजुअली स्टेट इलेक्शन के इश्यूज पे ही वोट करते हैं। देखिए, चलिए राकेश जी, इसमें आपसे एक बात जरूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि लोकसभा के अगर उपचुनाव होते हैं तो वो स्टेट इशू में चले जाते हैं, असेंबली के चुनाव होते हैं तो वो स्टेट इशू में चले जाते हैं, अगर लोकसभा के पूरी सीटों पर चुनाव होते हैं तो फिर नेशनल इशू पे होते हैं। तो आपको क्या लगता है वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है?
सबसे पहले आनंद जी, ब्रजेश जी ने जो सम्मानीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस सर्वे को मानती नहीं है। तो ब्रजेश जी अगर ये मान रहे हैं तो बड़ी आश्चर्य की बात है। दूसरी बात, मैं ब्रजेश जी को ये बताऊंगा कि कल 2 सर्वे आए थे। एक सर्वे में बताया गया कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की 300 सीटें आएंगी और दूसरे में बताया गया 320 सीटें आएंगी। अब ये मुझे नहीं लगता कि ये अपने सुविधा के अनुसार कौन से सर्वे को मानते हैं और कौन से सर्वे को नहीं मानते। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर पब्लिक आ रही है राहुल गांधी जी की सभा में, बीजेपी के तो सर्वे मैं तो के अनुसार मैं बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सभा में जितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, देखिए राकेश जी शायद चिंता संघ प्रमुख को यही सता रही है। तो फिर कैसे राकेश जी चिंता शायद संघ प्रमुख को यही सता रही है कि शाइनिंग इंडिया वाला हाल ना हो जाए। हाँ, मोदी मोदी करते रहे, ये कहते रहे कि लहर है लहर और लहर सुनामी बन के आपको ना बहा ले जाए। शायद संघ प्रमुख को यही चिंता सता रही है। शायद आपको वो व्यवहारिकता के धरातल पर लाना चाहते हैं कि काम कीजिए, केवल बातों के आधार पर हवा मत तैयार कीजिए, काम करने की जरूरत अभी भी है, चुनाव में अभी भी काफी समय है। शायद आपको वो यही नसीहत देना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अनंत जी, भारतीय जनता पार्टी अगर काम नहीं कर रही होती तो छत्तीसगढ़ में तीसरी बार सरकार नहीं बनती, मध्य प्रदेश में तीसरी बार सरकार सर नेक एंड नेक मामला था, सांसें अटकी हुई थी रमन सिंह जी की भी, सांसें अटकी हुई थी रमन सिंह जी की भी। आज अगर 45-45 की सिचुएशन थी सर, 45-45 की सिचुएशन थी। भारतीय जनता पार्टी कुछ देश के लिए करेगी। देश का हर नागरिक चाहता है नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने। आप किसी भी आम आदमी के दरवाजे को खटखटाइए अनंत जी, पूछिए कि प्रधानमंत्री देश का कौन होना चाहिए, तो जो व्यक्ति गेट खोलेगा वो सीधे ये कहेगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए। चलिए ये बात बीजेपी के लिए खुशी की हो सकती है, लेकिन लगता है संघ प्रमुख के लिए नहीं है। आखिर संघ प्रमुख के लिए ये बात, इस बात के जरिए जो लक्ष्मण रेखा उन्होंने खींची है कि केवल नमो नमो ना जपें, ये बात बीजेपी के लिए खुशी की हो सकती है कि वो ये मान के चल रही कि हर आदमी की जुबान पर मोदी का नाम है। लेकिन लगता है कि जमीनी स्तर पर संघ प्रमुख को शायद वो चीजें या तो दिखाई नहीं दे रही, या फिर वो ये मानकर चल रहे हैं कि अगर व्यक्ति विशेष को इतना बढ़ावा दिया गया तो कहीं संगठन कमजोर ना हो जाए। आएंगे सर, आपके पास आएंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। चर्चा हो रही है कि आखिर मोहन भागवत को, संघ प्रमुख को, ये क्यों कहना पड़ा कि नमो नमो जपना संघ कार्यकर्ताओं का काम नहीं है। क्या केवल ये हिदायत संघ कार्यकर्ताओं के लिए थी या फिर इशारा बीजेपी के लिए भी था? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे। अनिल जी। जी देखिए, मैं ब्रजेश जी की बात से एक बात से सहमत हूँ, इन द सेंस कि बारिंग वो टाइम्स नाउ की इंटरव्यू, उसके बाद राहुल जी काफ़ी सेंसिबल और कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बयान भी सेंसिबल दे रहे हैं, मुद्दे भी ठीक उठा रहे हैं। भीड़ का आना और वोटों का मिलना ये अलग चीज़ है। कांग्रेस में बहुत बड़ी कमी जो रही है वो संगठन की रही है। संगठन बैक नहीं करता अपने नेताओं को। तो आज भी देखिए, और एक कांग्रेस को फ़ायदा, मैं आपको दिल्ली के बारे में तो डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आप पार्टी की जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, जनता में आज डिसअपॉइंटमेंट हो रही है और वो खुलेआम कह रहे हैं कि इससे तो शीला जी का राज अच्छा था। दूसरी तो ये अगर आप पार्टी का ग्राफ नीचे जाएगा, अगर जाएगा तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। और अगर ये दोनों ए और बी टीम है जी अंदर से, तो फिर वो भी पता लग जाएगा। चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। कृष्ण कुमार दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो अंदरूनी सियासत चल रही है, पर्दे के पीछे की तमाम पहलुओं पर उनकी नजर बनी हुई है। कृष्ण कुमार, इस पूरे घटनाक्रम को अगर समझा जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या नजर आ रहा है? जो संदेश संघ प्रमुख देना चाहते थे, क्या पार्टी ने वो संदेश एक्सेप्ट कर लिया है और उस एक्सेप्टेंस के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होने जा रहा है, या फिर अभी द्वंद्व और देखने को मिलेगा? क्योंकि 13 तारीख करीब है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। पार्टी का यह दावा है कि तमाम मसले सुलझा लिए जाएंगे और घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल अनंत, जो 13 तारीख को सीसी की बैठक है, उसके बाद राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे या राज्यसभा जाएंगे, ये भी पत्ता खुल जाएगा।
बनारस से वाकई में क्या नरेंद्र मोदी लड़ेंगे या फिर कलराज मिश्र को कानपुर से लड़ना पड़ेगा, ये सब एक जितने भी पेज फंसे हुए हैं वो उस दिन बिल्कुल साफ हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले अभी कम से कम कहा जाए कि 2 दिन का समय बाकी है, और इस प्रकार से जो बयान आया है नरेंद्र मोहन भागवत जी का, वो साफ तौर से कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि जो कुछ बीजेपी में चल रहा है वो पार्टी के लिए नागवार गुजर रहा है। जो पिछले 10 साल से वैक्यूम बनाया गया था, भारत उदय से लेकर के बाद में इंडिया विजन, तमाम चीजें जो आई हैं सामने, उन सबको नजरअंदाज कर दिया था जनता ने। तो एक चेहरा दिया गया है, उस चेहरे को मेंटेन रखना है। लेकिन अब जो एक जिद सामने लड़ी है वो एक कहीं ना कहीं साफ तौर से बीजेपी को परेशान कर रही है, मोहन भागवत को परेशान कर दिया। और अब खासतौर से बीजेपी के जो कद्दावर नेता है उनके पास भी 2 दिन का समय है, 2 दिन में इस झगड़े को सुलझा ले, अन्यथा सब छत विचित हो जाएगा। ये संकेत भी दे दिया। कृष्ण कुमार, इसका कोई फायदा कांग्रेस को भी मिलने वाला है या फिर जो भाजपा से अलग दल चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे तीसरा मोर्चा हो या आम आदमी पार्टी हो, उनको भी कुछ फायदा मिलने वाला है? देखिए नवीन जी, कटाक्ष करने का फायदा कांग्रेस ने जरूर उठा लिया। कल की बात करेंगे तो जैसे ही ये सीटों को लेकर तालमेल की बात नहीं हो पा रही थी, तभी एक कांग्रेस ने कटाक्ष किया था कि नरेंद्र मोदी गुजरात को लेकर के पिछले 12-13 साल 15 साल से आगे बढ़ रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, वो गुजरात क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, गुजरात से क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं, क्यों यहाँ पे बड़े नेता जो मुरलीधर जोशी हैं, क्यों वो राजनाथ सिंह हैं, इन लोगों को सब यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिनकी बनी बनाई सीट को कर रहे हैं। तो ये तालमेल को लेकर के जो कटाक्ष कांग्रेस नेताओं को करना चाहिए वो करने लगे हैं। ये बयान कल भी देखने को मिला था, लालू प्रसाद यादव ने भी बयान दे दिया है। खैर इसका तो दूसरा भी कई कारण है, क्यों नहीं जी? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वो चाहती है नरेंद्र मोदी अगर बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो उसको पूर्वांचल 2 राज्यों में बहुत अधिक फायदा होने वाला है, वो राजनीतिक फायदा देख रही है, तो इसीलिए वो बनारस से उनको चुनाव लड़ाना चाहती है। क्या यही एक फायदा है? और कांग्रेस को जितनी है वो उत्तर प्रदेश से अगर नरेंद्र मोदी दूर रहेंगे उसको फायदा उतना रहेगा। नहीं, देखिए दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से जाता है, इस बात से उत्तर प्रदेश से जाता है लखनऊ से, वही एक बात है। उत्तर प्रदेश को आप इग्नोर नहीं कर सकते। 80 सीटों का राज्य है, सीटों का है राज्य। यहाँ पर से सीटें लेने भाजपा के लिए 50 के लगभग सीटें लेने उनकी ओवरऑल गेम प्लान में बहुत ज़रूरी है। तो वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर वाराणसी से लड़ते हैं तो एक तो हिंदुत्व का मैसेज जाता है बड़ा क्लियर, और दूसरा उस तमाम एरिया में पूर्वांचल में भाजपा का थोड़ा पोजीशन तो स्ट्रांग होती ही है, तो इसलिए वो उनके यही लॉजिक हो सकता है। चलिए हम ब्रजेश जी का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश जी कुछ लगातार कहना चाह रहे हैं। ब्रजेश जी, सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार ये कहती रही जब से पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया नरेंद्र मोदी को कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी बीजेपी समटती जा रही है, और शायद अब आप खुश भी होंगे जो संघ प्रमुख का बयान आया है वो भी उसी तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन जब आता है व्यक्तिवादी राजनीति की बात तो इससे कांग्रेस भी अछूती नहीं है, क्योंकि वो गांधी परिवार से उभर नहीं पाई। देखिए भट्ट साहब, पहले मैं इनका मोदी साहब के बारे में बोलता हूं। देखिए एक तो मोदी साहब को आदत हो गया है कि सेफ स्टेट से लड़ना जो है उनको आदत हो गया है। आप याद रखेंगे कि देखिए 1992 से बीजेपी लगातार बीजेपी पावर में आप समझते हैं गुजरात में मोदी के लिए सेफ सीट नहीं है? पूरे गुजरात में जहां से वो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे वहां पर उनके लिए कोई सेफ सीट नहीं है। सुन तो लीजिए, अब देखिए 4 मुख्यमंत्री रहा उनसे पहले, लेकिन उसके बाद जो है ये बने, तो उसके बाद जो है ये एलिस ब्रिज से लड़ना चाहते थे क्योंकि वहां पे सेफ सीट था। तो हरेन पांड्या का जो हाल हुआ वो जानते हैं आप। देखिए अब जो है सेफ स्टेट से आप ये सेफ सीट पे जाना चाहते हैं, यानी कि बनारस एक बड़ा सेफ सीट है। अगर इतना बड़ा लहर है मोदी साहब के, तो पता नहीं कि क्यों वो सेफ स्टेट से ही खेल रहे हैं, बल्कि वो मेरे जी सवाल बड़ा सीधा, क्या आप समझ रहे हैं गुजरात से सेफ कुछ होगा क्या? मोदी के लिए गुजरात में कोई सेफ सीट नहीं है आपकी नजर में, आपका कहना ये है इसका मतलब? या फिर मोदी को उत्तर प्रदेश में आने से कांग्रेस भी रोकना चाहती है, उसको फायदा मिलेगा अगर मोदी देश भर लहर है? नहीं, अगर देश भर लहर है तो कहीं भी लड़ ले।
नहीं, ये बात तो फिर आप पर भी लागू हो जाएगी। फिर तो राहुल गांधी भी कहीं से लड़े, नहीं फिर तो राहुल गांधी भी कहीं से लड़े, सोनिया गांधी भी कहीं से लड़े। फिर उत्तर प्रदेश में वाराणसी सीट पर इस बात को तो जब नेशनल लीडर की बात आप कहना चाह रहे हैं कि अगर इतने बड़े नेशनल लीडर मोदी हैं तो कहीं से भी लड़े, अगर आप ये लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर इतने बड़े नेशनल लीडर मोदी हैं तो कहीं से भी लड़े, तो ये लॉजिक तो फिर सोनिया गांधी पर भी लागू होता है, ये लॉजिक तो फिर राहुल गांधी पर भी लागू होता है। बिल्कुल 100% जी, आपको याद होगा कि सोनिया गांधी बल्लारी से लड़ी थी, बेल्लारी कांग्रेस की जीती थी, सबसे आपको याद सेफ होगा। सीट थी, आपकी जानकारी के लिए, इसीलिए 2 जगह से चुनाव लड़ा था। नहीं, गलत है। आपको याद होगा कि रेड्डी ब्रदर्स का वहां पे वो जमा था। चलिए लौटते हैं ब्रजेश जी आपके पास। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी, क्या ये पूरा झगड़ा सेफ सीट को लेकर मचा हुआ है बीजेपी के अंदर? मैं तो माननीय ब्रजेश जी से ये पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तो चुनाव समिति तय करेगी कि कौन कहां से लड़ेगा, कहां नहीं लड़ेगा, पर कांग्रेस के कैंडिडेट और सांसद कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? आज मध्य प्रदेश में स्थिति उठा के देख ले तो राव उदय प्रताप सिंह इनके सांसद थे, उनने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। एक कैंडिडेट इनने डिक्लेयर किया अभी भिंड से, उनने छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये कांग्रेस की स्थिति जो भगदड़ ये तो सर चुनावी मौसम में आपकी भी पार्टी से लोग जा रहे हैं। करुणा शुक्ला जी भी चली गई, कहां से लड़ेंगे, करुणा शुक्ला जी भी चली गई। ये तो चुनावी मौसम है सर राकेश जी, ये तो चुनावी मौसम है। जा तो आपकी पार्टी से भी रहे लोग। जगदम्बा पाल इनके सांसद थे उत्तर प्रदेश से, उनने भी कांग्रेस छोड़ दिया। इसके बारे में कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। क्या लगता है डॉक्टर राकेश, जिस प्रकार की स्थिति है, क्या केवल इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम अपनी चर्चा से ना भटकें कि मोदी उत्तर प्रदेश में सेफ सीट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए आ रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में भाजपा का गिराव बढ़े, और उसके साथ जो पूर्वांचल एरिया लगता है, जो बिहार का एरिया जाता है, उसके साथ बॉर्डर एरिया है, वहां पर भी उसको फायदा मिले। देखिए, मोदी जी अगर यूपी से नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी उतना सीट नहीं ला सकती है जितना कि इमेजिन किया जा रहा है आज के डेट में। और सेफ और अनसेफ के लिए मोदी जी वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। मेरे को जहाँ तक पता है कि मोदी जी बनारस से ही लड़ेंगे और साथ साथ गुजरात के भी एक सीट से लड़ेंगे, मैं आपको ये बता दूं। हालांकि आपको ये सारी चीज़ें 2-3 दिन में जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन मोदी अगर खुद बनारस से अगर जा करके लड़ते हैं तो देखिए, जो उनकी सबसे लड़ाई है पिछड़ा वोट के लिए सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में होने वाली है। एक तो अपना मैसेज फ्लैश कर रहे हैं कि देखो हम भी पिछड़ा हैं और हम भागते नहीं हैं, हम यूपी से आकर के लड़ते हैं। तो मोदी जी कोशिश हुई कि माइनस यादव जो पिछड़ा वोट है उसका एक मैसेज बिहार और यूपी को हम दें, और ताकि जो है वहां पे एक जो बीजेपी के लिए जो वेव है उसको क्रिएट किया जा सके। हम सेफ और डॉक्टर साहब की, डॉक्टर कुमार की बात से कितना सहमत है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पीछे देखिए, मोदी जी ने अपनी रैलीज में ये भी जो कास्ट का कार्ड, जाति का कार्ड है, वो भी फेंका है। तो डेफिनेटली यूपी और बिहार में तो जाति समीकरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंततः हो जाता है, तो ये उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ही इज़ राइट, आई एग्री विद हिम। जी, लेकिन कुमार साहब, मैं यहाँ पे ये सवाल करना चाहूँगा कि संघ भी तो यही चाह रहा है कि बीजेपी सत्ता तक पहुँचे, बीजेपी दिल्ली के तख्त पर काबिज हो। ऐसे में अगर मोदी के यूपी में आने से सीटों का ग्राफ बढ़ता है तो उसमें क्या संघ को आपत्ति होगी, पहला सवाल। और ये जो बयान आया है संघ प्रमुख का, इसके मायने दरअसल हम समझना चाह रहे हैं कि सारी बातें ठीक है, अगर मोदी वहां पर आते हैं तो कोई इस बात को डिनाय शायद नहीं करेगा, अगर सीटें बढ़ रही हैं मोदी को प्रोजेक्ट करने से, वहां पर लाने से, तो बढ़ने दिया जाए सीटों को। इस तथ्य को जानते हुए या फिर समीकरण को जानते हुए संघ प्रमुख ये बयान दे रहे हैं, तो इसके पीछे का सोच क्या है? सोच इसके पीछे का कारण, पिछला 10-15 दिन में जो कुछ भी हुआ है, चाहे जोशी जी हो, आडवाणी जी हो, मोदी जी हो, ये सब प्योर संघ से आए हुए नेता हैं जी। अगर ये आपस में अगर क्लेश करते हैं तो बीजेपी की बदनामी बाद में होती है, संघ की पहले होती है। ये माना जाता है कि ये लोग एक डिसिपल नहीं है, मतलब एक शिष्य नहीं है। और संघ के लिए एक बड़ा जरूरी था कि ये बीच में इंटरफेयर करके इस टाइप का एक मैसेज दे। और संघ के इस बयान से आप देखिए ना कि एक तरीके से सीनियर लीडरशिप को भी थोड़ा बहुत खुश करने के लिए कोशिश किया है, ये बोल कर कि पार्टी नमो नमो नहीं करे। उसे लगता है इसके पीछे कहीं ये तो नहीं कि जो नरेंद्र मोदी के समर्थक नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न महासचिव या दूसरे पदों पर बैठे हैं, उनके लिए भी ये संदेश हो कि वो अपने जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनको इग्नोर ना करें। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम आपने सही फरमाया। और आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आप पिछला 1.5-2 महीने में उठा करके देखिए,
ना तो आडवाणी जी के लिए रैली का आयोजन हुआ, ना सुषमा स्वराज के लिए हुआ है, ना तो जोशी जी के लिए हुआ। जो भी और स्टेज शोज भी जो हो रहा है, या तो उस पर राजनाथ सिंह साथ में होते हैं मोदी जी के साथ, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो। ऐसे में तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह एक बड़ा फैक्टर है जिसको अभी तक बहुत अधिक राकेश जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जो बात कुमार साहब ने यहाँ पर बोली है, जो सवाल नवीन ने यहाँ पर उठाया है, उसकी प्रतिक्रिया राकेश जी से लेनी बेहद जरूरी है। राकेश जी, क्या एक चौकड़ी या फिर कोई एक ग्रुप बीजेपी में इस समय हावी है, और क्या जिस तरीके से चीजों को टैकल किया जा रहा है, एक पार्टी अध्यक्ष होने के नाते राजनाथ सिंह उसमें पूरी तरह सक्षमता के साथ चीजों को टैकल नहीं कर पा रहे हैं? क्या एक ये वजह है इस किस्म से दखल देने की या इस किस्म से हिदायत देने की संघ की? और दूसरी बात ये, कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो अजय राय का पूरा घटनाक्रम आपको भी याद होगा, किस तरीके से गाजियाबाद सीट को लेकर पूरा घटनाक्रम हुआ था। क्या चीजें उस दिशा में भी एक प्रकार से वहां पर किसी को जवाब देने की कोशिश हो रही है? नहीं आनंद जी, में एक बात यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब हमने चुनाव लड़ा था तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करता था। पिछला चुनाव हमने आडवाणी जी के नेतृत्व में लड़ा तो हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आडवाणी जी की बात करता था। अब इस बार हमारे घोषित प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता। आपने कल राजनाथ सिंह जी के विचारों को सुना होगा कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं भी कहां से चुनाव लड़ूंगा, ये चुनाव समिति तय करेगी, पूरे पार्टी तय करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं, ये बात मैंने पहले भी कही। नहीं, ये कंफ्यूजन है या कन्फ्लिक्ट है? बारे में खुद व्यक्ति नहीं, राकेश जी समझना चाह रहे हैं कि कंफ्यूजन है या कन्फ्लिक्ट है या गैप ऑफ कम्युनिकेशन है क्या? बार बार आडवाणी जी की बात कर रहे हैं, तो आडवाणी जी के नेतृत्व में हमने पिछला चुनाव लड़ा था, आडवाणी जी हमारे उम्मीदवार थे, तो आपने देखा होगा जी। ये कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, गैप ऑफ कम्युनिकेशन है क्या? ये किस रूप में इसको समझा जाए? अगर संघ प्रमुख कोई बात कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी चिंता उन्हें सता रही है। नहीं अनंत जी, मैं एक और बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। ये कोई माँ बेटे की पार्टी नहीं है कि वही निर्णय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति अपने विचार रख सकता है। जब तक उम्मीदवार घोषित नहीं होते हैं तब तक हर व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी जता सकता है, पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात रख सकता है। आप देखिए आनंद जी, जिस दिन हमारे उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, हर व्यक्ति उस उम्मीदवार के पीछे झंडा उठाकर उसको विजय बनाने में जुट जाएगा। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं ब्रजेश जी का। ब्रजेश जी, आपकी पार्टी को लेकर एक कमेंट किया है राकेश जी ने कि जिसको आप कन्फ्लिक्ट समझ रहे हैं, जिसको आप कंफ्यूजन समझ रहे हैं, वो दरअसल इनर डेमोक्रेसी है। दरअसल इनर डेमोक्रेसी है। थोड़ा मैं उनको याद दिला दूं कि दोनों मां और बेटे दोनों जीतते हैं चुनाव। मोहन भागवत जी चुनाव नहीं लड़ते हैं और जीतते भी नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का सारा जो है फ्यूचर पीछे सब कंट्रोल करते हैं। इसलिए जो है वो थोड़ा ध्यान से बोला करें, क्योंकि वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें दोनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों फुल 100% इन्वॉल्व है, बल्कि मोहन भागवत और उनको पूरा गैंग इन्वॉल्व नहीं है। जी राकेश, कुछ आप इस पे टिप्पणी करना चाह रहे हैं, जरूरी बताइए। ब्रजेश जी, राजनाथ सिंह चुनाव जीत के आते हैं, आडवाणी जी चुनाव जीत के आते हैं, नरेंद्र मोदी चुनाव जीत के आते हैं, सुषमा स्वराज चुनाव जीत के आती हैं। भागवत के बारे में आप बोल कितने रहा हूं नाम मैं। सुनना चाहेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, जो निर्णय करता है, वो सब चुनाव लड़के आते हैं और वो सब मिलकर निर्णय करते हैं। आप मोहन भागवत जी की बात बार बार में लाते हैं, तो मोहन भागवत जी संघ के प्रमुख हैं, आरएसएस राष्ट्रभक्त संगठन है। आप वहां उनको इस विषय से ना जोड़कर आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। मैंने अगर बात की है फिर तो ये तो खैर चर्चा इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत सारे थिंक टैंक सभी पार्टियों में, आप बताइए, आपके कांग्रेस में जैसे अहमद पटेल हैं, दूसरे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन जो है फिर भी वो एक थिंक टैंक के तौर पर कांग्रेस में निर्णय की स्थिति में रहते हैं। क्या अनिल जी, जो जिस प्रकार की बात अभी उठी है, मतलब हमारा एक चर्चा का विषय ये था कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया उसके मायने क्या होने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी से एक कटा हुआ, जिसको अलग समाज मानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जुड़ा नहीं, उनके लिए।
इस तीनों में से उनका जो मैसेज है वो किसके लिए है सबसे अधिक? एक तीर से भागवत जी ने कई शिकार करने की कोशिश करी है। जी, पहला मैसेज बीजेपी के अंदरूनी हालात पर टिप्पणी, दूसरा आरएसएस के उन लोगों पर जो बीजेपी में बहुत हस्तक्षेप कर रहे हैं और जो आरएसएस का नाम लेके अपना स्वार्थ साध रहे हैं। तीसरा मैसेज अल्पसंख्यकों के लिए भी है कि हम उतने कट्टर नहीं हैं जितना कि हमारे को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वो जो आपने पॉइंट रेज किया था वो भी एक डेफिनेट फैक्टर है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गोल होने वाला है, गोल पोस्ट सामने है, जी, कहीं फाउल ना कर दें आपस में ही कोई पार्टी वाला और वो गोल होते होते रह जाए। लक्ष्य है 2014 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिला। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जैसा कि पुराना अनुभव देखा जाए, कई बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता नाराज होकर के अलग चुनाव लड़ने चले गए, अलग पार्टी बना ली। ऐसी स्थिति भी आई है, बेशक चाहे वो कल्याण सिंह रहे हो या फिर बहुत सारे ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं। उनको समझाने बुझाने का एक रास्ता निकालने के लिए संघ ने ये बयान दिया, क्योंकि एक तीर से उन्होंने कई सारे शिकार कर डाले। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, पर आपने ये भी देखा होगा कि वन मैन पार्टी और पार्टी से निकले हुए लोग पार्टी बनाएं वो ज़्यादा देर सक्सेसफुल नहीं होते और नहीं हो रहे। जी, मेरा ऐसा मानना है कि भारत के लिए सबसे अच्छा और सबसे आइडियल सिचुएशन है एक मजबूत सरकार और एक मजबूत विपक्ष। देखिए जो बाकी जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं वो देश को वो दिशा में नहीं ले जा सकते जिसकी आज बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है। जी, तो आज अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक स्ट्रांग लीडरशिप और एक स्ट्रांग ऑपोजिशन चाहिए। इस पे ना सभी से, हमारे मेहमानों से, क्योंकि समय कम रहेगा, जी, ये जान लेना चाहिए सभी से केवल संक्षेप में कि बहुत एक सीधा सवाल- जी, सीधा मोहन सवाल ये है भागवत के एक तीर से कितने निशाने हुए? कितने निशाने और क्या मोदी को लेकर नजरिया बदल रहा है, ये भी अहम सवाल है यहाँ पर। जी कुमार साहब। देखिए मोदी को लेकर के कोई नजरिया नहीं चेंज हो रहा है। नरेंद्र मोदी आगे हैं और पार्टी में नमो नमो ही होगी, जी, पहला चीज। दूसरा चीज, उन्होंने जो सीनियर लीडरशिप है उसको इज्जत बख्शने के लिए कोशिश किया और एक मैसेज दिया कि जो सीनियर लीडर्स हैं आप उनको भी इज्जत करना जो है आप सीखिए, क्योंकि हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे कि सीनियर जो लीडरशिप है आप उसको इग्नोर करके गाड़ी को 160 की स्पीड में चलाइए। आरएसएस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगाया है कि गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा स्लो लेकर चलिए, सभी को साथ में लेकर के चलिए। ब्रजेश जी, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने कर डाले? जी, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया उसके कई निशाने हैं। मैंने बोला कि पहले से भी आरएसएस मोदी को लाइक नहीं करते हैं, पहले से भी उनका आपस में डिफरेंसेस है और आरएसएस ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मोदी साहब जो है वो प्रधानमंत्री बने, वो तो साफ जाहिर है। जी, राकेश जी, क्या आपको लगता है कि आरएसएस, जैसे ब्रजेश ने कहा कि वो मोदी को लाइक नहीं करती, वो नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री बने, एक, और दूसरा कि मोहन भागवत के बयान के क्या कई अर्थ है? देखिए अनंत जी, ब्रजेश जी के कहने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता आज चाहती है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जी, और देश की आवश्यकता है कि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश की जो हालत कांग्रेस ने कर दी है, अब इससे ज्यादा इस देश में प्रयोग और नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री घोषित भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को किया है और हम सब कार्यकर्ता आज उनके साथ खड़े हैं और हम हमेशा नमो नमो करेंगे। जी, अनिल जी। देखिए मैंने बाकी सारे तो तीर बता दिए कहाँ पर उन्होंने मारे हैं। एक तीर और मैं बता देता हूँ जी, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये भी बड़ा स्पष्ट संकेत देना चाहता है भारतीय जनता पार्टी को कि हमारी चुंगल से तुम निकल नहीं सकते। जी, और बहुत देर से कोशिश कई बारी हो चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुई, कई बारी हो चुकी है। तो अब वो नरेंद्र मोदी को भी संकेत दे रहे हैं कि ये मत सोचना कि कल को तुम प्रधानमंत्री बन गए तो हमारी चुंगल से निकल जाओ। कृष्ण कुमार का सीधा हम रुख कर लेते हैं।
कृष्ण, 13 तारीख केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक, भागवत जी के इस तीर का असर दिखेगा इस बैठक के बाद? बिल्कुल स्वाभाविक तौर से दिखेगा, क्योंकि एक लाइन जरूर अख्तियार होगी। ये तय है कि जो आरएसएस तय करेगा, अन्यथा वही सर्वविदित है यहाँ पे बीजेपी में। आरएसएस ने अगर कह दिया कि नरेंद्र मोदी बनारस लड़ेंगे तो जोशी जी को बनारस सीट छोड़नी पड़ेगी, लालजी टंडन को राजनाथ सिंह के लिए लखनऊ सीट छोड़नी पड़ेगी। ये सब बिल्कुल प्लान है पूरी तरीके से, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर यूपी से चुनाव लड़ेंगे, गुजरात तो सेफ है ही, गुजरात यूपी के साथ साथ बिहार पर भी इसका असर पड़ेगा, दूसरे राज्यों पर भी असर पड़ेगा। तो ये एक लगाम कसने के रूप में देखा जाएगा। आज जो मोहन भागवत का बयान है कि नमो नमो जो जाप है, इसको थोड़ा सा बंद किया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे जो एक नेता के तौर पे उभर चुके हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो चुके हैं, तो बड़े नेताओं का भी फर्ज बनता है कि नरेंद्र मोदी की बात को समझे और आरएसएस की बात को उससे ज्यादा समझे। फाइनल टिप्पणी नवीन आपसे, कोई वैकल्पिक रणनीति भी हो सकती है क्या संघ प्रमुख के इस बयान के पीछे? संघ प्रमुख का जो बयान है बिल्कुल स्पष्ट है। उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई वरिष्ठ नेता रुष्ट हो जाए तो उसको एक बचाव के रास्ता उन्होंने निकाल लिया। मैंने पहले से बताया जिस प्रकार की सोच, क्योंकि उनके एक बयान से, एक तीर से उन्होंने कई निशाने किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अलग लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग जो काफ़ी समझते हैं कि भाजपा के साथ नहीं है, उनको भी उन्होंने साथ डाला कि उसके साथ रहें। नरेंद्र मोदी का समर्थन, अगर ये कहा जाए कि वो बीजेपी लाइक नहीं करते, प्रधानमंत्री नहीं बनना देना चाहता आरएसएस, ये अति बड़ा ही हंसी उपहास का विषय होगा, क्योंकि संघ ने ही नरेंद्र मोदी का नाम प्रोजेक्ट किया, वही उनको साथ में लेकर के चल रहे हैं। साथ में एक ये मैसेज भी दिया है कि जब सीटों की चुनाव समिति की बैठक हो तो कहीं ऐसा ना हो कि जो बड़े नेता हैं, चुनाव संसदीय दल के सदस्य हैं, उनकी बात को इग्नोर किया जाए और जीतने के जिताऊ उम्मीदवार को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो और कहीं मोदी के समर्थक के जो लोग हैं वो इतने हावी ना हो जाएं, वो जिसकी चाहे उसकी सीट बदल दें। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने चुनाव समिति से पहले जो बयान दिया है इसके बहुत सारे अर्थ निकाले। चलिए नवीन, एक तीर से कई शिकार हो सकते हैं, कई मायने हो सकते हैं, बहुआयामी ये बयान फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन किस दिशा में उन्होंने ये बात कही है इसका पहला पैमाना है केंद्रीय चुनाव समिति की 13 तारीख की बैठक। कितना इंपैक्ट हुआ है इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा। 13 तक हमें इंतजार करना होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिया न्यूज़ पर खबरें जारी हैं, ब्रेक के बाद भी।